गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज में बॉटनी का सॉल्यूशन। और आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन बॉटनी के पेपर नंबर 5 का। टेस्ट पेपर नंबर 5 का हम आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है और बाकी के 3 जो ऑप्शन है उनको रॉन्ग कैसे करना है। तो चलिए बिना देर किए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन टेस्ट नंबर 5 का, और वो आ गया हमारे पास एसेशन रीजन। तो हम यहाँ पर कथन और कारण, सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे लिए क्या था, कथन और कारण का। चलो समझते हैं इसको। जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी जैविक पदार्थों के औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन से संबंधित है। बिल्कुल सही कथन है। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो क्या करती है, तो वो औद्योगिक इंडस्ट्रियल लेवल्स पर क्या करती है, लार्ज प्रोडक्शन करती है बायोलॉजिकल्स या जैविक उत्पादों का। और ये हमने पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी की 2 है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट पर चलते हैं हम। बायोलॉजिकल्स या जैविक चिकित्सा, बायोथेरेप्यूटिक्स या बायोलॉजिकल्स दवाओं का वह वर्ग है जिसे बैक्टीरिया, खमीर, ईस्ट, पौधों, जानवरों की कोशिकाओं से बड़े पैमाने पर सेल कल्चर से उगाया और फिर शुद्ध किया जाता है। प्यूरिफिकेशन और लार्ज प्रोडक्शन जो है वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे विटामिन, ड्रग्स हुआ, एंजाइम्स हुआ और इंसुलिन हार्मोन हुआ, ऐसे पदार्थों को किस किस से, सेल कल्चर के द्वारा ईस्ट, बैक्टीरिया, पौधे और जानवरों से प्राप्त किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये भी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का ही वो जो हमारा स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट यहाँ आ रहा है। और अब हम देख लेते हैं कथन कारण का स्पष्टीकरण है कि नहीं है। कथन जो है वो भी कारण का बिल्कुल सही स्पष्टीकरण है। क्यों सही स्पष्टीकरण है? क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में इन्होंने पूछा है कि क्या औद्योगिक या इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल, क्या बायोटेक्नोलॉजी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर लार्ज स्केल्स पे प्रोडक्ट्स का उत्पादन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम किसका प्रयोग करते हैं, बैक्टीरिया का, पौधे, जानवर, ईस्ट का, दवाओं बनाने के लिए, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सेल कल्चर करके हम इनका प्रोडक्शन करते हैं। तो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसका आंसर जाएगा, यदि ए और बी दोनों सत्य और ए सही, ए आर ए का सही स्पष्टीकरण है, मतलब हमारा करेक्ट आंसर जाता है यहाँ पर ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें हम। ये आ गया हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से रिलेटेड। डीएनए के इस खंड में प्रतिबंध स्थल फर्स्ट और सेकंड है। यह रेस्ट्रिक्शन साइट है फर्स्ट और सेकंड। देखो ये पहली रेस्ट्रिक्शन साइट है और ये दूसरी रेस्ट्रिक्शन साइट। ये डीएनए का खंड दिया है। किसका खंड दिया है? डीएनए का खंड दिया है। और ये 2 जगहों पर इस डीएनए को क्या किया गया है, काटा गया है। प्रतिबंध खंड ए, बी और सी बनते हैं और काटने पर 3 टुकड़े बनते हैं। एक टुकड़ा ये वाला, दूसरा ये और तीसरा ये। 3 टुकड़े हैं ए, बी, सी। इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा उत्पादित निम्नलिखित में से कौन सा जेल इन खंडों के पृथक्करण और पहचान को दर्शाता है? कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर? तो हम जानते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक तरफ नेगेटिव चार्ज लेते हैं और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। तो हम ये भी जानते हैं कि डीएनए नेगेटिव चार्ज है तो वो तेजी से भागेगा किसकी तरफ? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ए, बी, सी जो खंड लिए हैं उनके सीक्वेंस पूछे हैं, कौन सा खंड इधर होगा? तो इधर प्लस की तरफ वही होगा जिसका आकार छोटा होगा। छोटा ज़्यादा भागेगा, मोटा कम भागेगा। तो अब इनमें से सबसे छोटा देखो टुकड़ा कौन सा है? बी टुकड़ा सबसे छोटा दिख रहा है। फिर सबसे बड़ा टुकड़ा सी दिख रहा है, मतलब बी सबसे इधर नज़दीक मिलेगा। बी, यहाँ तो सी नज़दीक है, यहाँ बी नज़दीक है, यहाँ सी नज़दीक है, यहाँ बी नज़दीक है। दोनों में ये तो क्या आया है? बी बी। अब चलते हैं इधर, सबसे पीछे कौन रहेगा? सी। तो यहाँ हमारे इस ऑप्शन में ये भी सी है, इस ऑप्शन में ये भी सी है। तो हमारा वो टुकड़ा जो सबसे ज़्यादा नज़दीक मिलेगा, देखो ये सबसे ज़्यादा नज़दीक है, फिर ए है और फिर सी है।
सी सबसे पीछे रह जाएगा, सी थोड़ा भी नहीं बढ़ पाएगा, बहुत बड़ा टुकड़ा है। इन दोनों में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहेगी क्योंकि छोटा सा टुकड़ा है, दोनों बराबर है। तो इन दोनों ऑप्शन में से ज़्यादा सही सिलेक्ट करेंगे हम, कौन सा ऑप्शन, बी को सिलेक्ट करेंगे। है दोनों दिख रहा है यहाँ पर बी ज़्यादा नज़दीक जाएगा, फिर ए रहेगा, ये पास पास क्योंकि ये छोटा टुकड़ा है, फिर उससे थोड़ा बड़ा, और ये तो बहुत बड़ा टुकड़ा है, इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ गैप कम दिख रही है आपको, इसलिए सबसे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93। पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में उपयोग किए जाने वाले डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से संबंधित कौन सा कथन सही है, इस पे विशेष ध्यान देना है। सही है कि गलत है, करेक्ट है कि रॉन्ग है। यहाँ सही पूछा है डीएनए पॉलीमरेज, और इस डीएनए पॉलीमरेज का यहाँ पर एक और नाम लिया था हमने, टेक पॉलीमरेज। इसको क्या नाम बोल दिया था हमने, टेक पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज को यहाँ पर। चलो सबसे पहले देखते हैं, इसका उपयोग ग्रहणकर्ता कोशिकाओं में प्रवेशित डीएनए को लाइगेट करने, जोड़ने में किया जाता है। जोड़ने में तो डीएनए लाइगेज का उपयोग किया जाता है, डीएनए पॉलीमरेज का नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। यह एक चयनशील चिन्ह की तरह काम करता है, बिल्कुल गलत। सिलेक्टेबल मार्कर की तरह तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन करते हैं उस प्लाज्मिड में। इसे एक वायरस से पृथक किया जाता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जानते हैं टेक पॉलीमरेज एंजाइम को थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु द्वारा पृथक किया जाता है। चौथा ऑप्शन है, यह उच्च ताप पर क्रियाशील बना रहता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि टेक पॉलीमरेज एंजाइम वही एंजाइम है जो उच्च ताप पर भी स्टेबल रहता है, ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि ये उसी बैक्टीरिया से लेते हैं, थर्मस एक्वेटिकस से, जो हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं, इसलिए इसका आंसर जाएगा डी करेक्ट। चलो अगला देखें, यहाँ पर 94 क्वेश्चन नंबर पर चल रहे हैं। स्तंभ ए को स्तंभ बी से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम EcoRI के नामकरण के सापेक्ष मिलाइए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। ये तो EcoRI रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का दिया है यहाँ पर। चलो समझ लेते हैं, ये तो पूरा NCERT का वैसे क्वेश्चन आ गया है। E स्टैंड्स जो है वो बताता है वंश का नाम, E में सेकेंड है। को बताता है जाति का नाम, थर्ड है। R बताता है प्रभेद का नाम, स्ट्रेन, और I बताता है, क्या बताता, प्रभेद से एंजाइम पृथक का पहला क्रम, फर्स्ट ऑर्डर जो रोमन वर्ड बताता है। मतलब समझ लेते हैं E का सेकेंड, ये रहा दो ऑप्शन है हमारे पास, ये वाले, ये दोनों तो गलत हो गए। B का थर्ड, B का फर्स्ट, B का थर्ड, यही मिल गया हमको, यही। फिर भी एक बार और जरूर चेक करना, R का फोर्थ मतलब C का फोर्थ, और डी का फर्स्ट, मतलब हमारा आंसर डी जो है वही करेक्ट है। वैसे तो आपको एक दो से ही पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी 4 चेक जरूर करना, अपने ऊपर कम भरोसा करना, थोड़ा सा प्रश्न को जरूर देखना। चलो 94 के बाद चलते हैं 95 क्वेश्चंस पे। ये भी फिर स्टेटमेंट वाला आ गया है, एसेसन और रीजन तो नहीं है, लेकिन कथन है, यहाँ पर स्टेटमेंट है, एसेसन रीजन नहीं है। कथन देख लेते हैं, वर्तमान समय में लगभग 30 पुनर्योगस चिकित्सीय औषधियां विश्व में मनुष्य के प्रयोग हेतु स्वीकृत हो चुकी है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये तो सीधी NCERT की लाइन है कि जो बायोलॉजिकल थेरेप्यूटिक्स जो है, मेडिसिन जो है, वो पूरे वर्ल्ड में कितनी मान्य हो गई, बायोटेक्नोलॉजी से बनाकर 30 जो है वो मान्य है। बासमती धान की 27 पहचान की गई किस्में भारत में उगाई जाती है। वैसे बासमती की सर्वाधिक प्रजातियां भारत में उगाई जाती है, और 27 पहचानी गई वैरायटीज़ जो है वो भारत में उगाई जाती है। ये स्टेटमेंट भी सही है, और दोनों NCERT की सीधी लाइन है। ए तथा बी दोनों सही है, मतलब हमारा आंसर हो गया यहाँ पर ए ही करेक्ट आंसर है यहाँ पर। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। ई कोलाई में 96 क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ई कोलाई में प्रायः प्रतिजैवी प्रतिरोधी जीन्स का प्रयोग सिलेक्टेबल मार्कर की तरह किया जाता है। ई कोलाई में जो है सिलेक्टेबल मार्कर की तरह किसका प्रयोग किया जा रहा है, प्रतिजैवी प्रतिरोधी जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन
का उपयोग किया जाता है सिलेक्टेबल मार्कर की तरह। देख लेते हैं हम, ये हमारा प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड में ये रही हमारी दो जगहें, ये रही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और इधर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये दोनों, इनका प्रयोग जो है, हम इन दोनों का प्रयोग करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का सिलेक्टेबल मार्कर की तरह प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं उसका जवाब हम यहाँ से देखने वाले हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि ई कोलाई में सामान्यतः किसी प्रकार का प्रतिजैवी प्रतिरोधी जीन्स नहीं पाया जाता। हम जानते हैं जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, इस ई कोलाई बैक्टीरिया में ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड अनुपस्थित होता है। तो जब ये प्लाज्मिड आप डालोगे इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर और फिर इनका प्रयोग करोगे आप सिलेक्टेबल मार्कर की तरह कि ये सामान्यतः बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड नहीं होगा, और अगर प्लाज्मिड नहीं होगा और इस बैक्टीरिया को आप टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स में अगर डालते हो तो ये बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी, मृत्यु सामान्यतः। लेकिन जब ये प्लाज्मिड आप इसमें डाल दोगे तो फिर इस बैक्टीरिया की मृत्यु नहीं होगी। तो ये सिलेक्टेबल मार्कर्स की तरह क्या करते हैं, कार्य। तो ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरे पे चलते हैं, क्योंकि ई कोलाई को अंतर्निवेशी निष्क्रियण द्वारा आसानी से पहचानने योग्य बना देते हैं। इसमें सिलेक्टेबल मार्कर का प्रयोग करते हैं क्योंकि अगर इस जगह पर हमारा कोई नया जीन आकर जुड़ा, यहाँ पर हमारा जो जीन है, नया जीन, डिजायर्ड जीन आकर यहाँ जुड़ गया, तो अगर इसको अब हम टेट्रासाइक्लिन के इस प्लाज्मिड को इस कोलाई के अंदर डाला, और जब इसको हम प्लाज्मिड को यहाँ डालेंगे बैक्टीरिया में और बैक्टीरिया को डालते हैं टेट्रासाइक्लिन के माध्यम में, तो अब यह टेट्रासाइक्लिन के माध्यम में उगेगा नहीं, ग्रो नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। इससे हमको पता चल जाएगा कि ये जो बैक्टीरिया है इसके प्लाज्मिड में उस जगह टेट्रासाइक्लिन की जगह हमारा जीन जुड़ गया है, तभी तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है। तो इसको सिलेक्टेबल मार्कर की तरह उपयोग किया जा सकता है, सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, क्योंकि ई कोलाई को क्रोमोजेनिक अभिक्रिया द्वारा आसानी से विभेदित बनाया देते हैं। पर हम जानते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन जो लेते हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पर जीन उपस्थित नहीं है, इसलिए यह स्टेटमेंट हमारा सही नहीं पाया गया। क्योंकि हम सिलेक्टेबल मार्कर में वो जीन है ही नहीं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वो तो सिंगल जीन है जो कि एडवांस तकनीक में उपयोग किया है। अब आंसर आते हैं डी पे, ए और बी दोनों। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि ए भी सही है और बी भी सही है। ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। चलो अगले प्रश्न की तरफ चले हम। फिर हमारा कथन और कारण, एसर्शन रीजन आ गया है यहाँ पर। क्राइप्रोटीन्स एक कीटनाशक प्रोटीन है, बिल्कुल सही है। तो आसान प्रश्न लगा हमको, क्राइप्रोटीन हम जानते ही है। तो क्राइप्रोटीन्स जो है वो एक इंसेक्टिसाइडल कीटनाशी प्रोटीन है, बिल्कुल सही है। सभी कीटों में सक्रिय क्राइप्रोटीन मध्य आंत के उपकलीय कोशिकाओं की सतह से बंधकर उसमें छिद्रों का निर्माण करते हैं, जिससे कीट की क्या हो जाती है, मृत्यु। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऐसा आपको लगेगा लेकिन नहीं है, क्योंकि सभी जो शब्द यहाँ आ गया यही गड़बड़ है। विशेष कीटों में ये काम करता है, सभी कीटों में काम नहीं करता। इसलिए इसमें कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। कथन सत्य परंतु कारण असत्य, ये इसका आंसर रहेगा। यहाँ कथन तो सत्य है लेकिन कारण असत्य है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम। गलत मेल पहचानिए। रॉन्ग बताना है, गलत, इसमें कोला लगा देना है ऐसा बिल्कुल सही तरीके से। पहला ऑप्शन अल्फा एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसेमा, ये तो सही गलत है, ये तो हमारा काम का नहीं है। अनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जिसको हमने नाम दिया ह्यूमुलिन, ये भी बिल्कुल सही है, ह्यूमन इंसुलिन बनाया हमने। मायोकार्डियल इन्फेक्शन एलिजा, ये बिल्कुल गलत है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन ये तो हमारा बोटनी उधर जूलॉजी से आ गया है, हार्ट अटैक है ये क्या है, हार्ट अटैक। क्या है ये, हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक एलिजा से हम पहचानते नहीं, हार्ट अटैक में एलिजा का कोई रोल नहीं है यहाँ पर।
प्रथम परजीनी गाय, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ जो है वो रोजी है, ये भी सही है। तो हमको बताना था गलत और गलत ये वाला आया, इसलिए हमारा सी आंसर यहाँ से क्या है, करेक्ट, गलत ही बताना था इसमें। वो सरल प्रश्न था ये। चलो अगले प्रश्न की तरफ चले। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी टेक पॉलीमरेज एंजाइम के गुण हैं? ध्यान रखना, टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो अभी अभी हमने देखा था, डीएनए पॉलीमरेज भी कहा था टेक पॉलीमरेज को, गुण बताना है उसके। यह ताप स्थायी पॉलीमरेज एंजाइम होता है, बिल्कुल सही है। थर्मोस्टेबल है, हाई टेम्परेचर पर जीवित रहता है। यह थर्मस एक्वेटिकस जीवाणु से विलगित किया जाता है, बिल्कुल सही है। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से ही इसको निकालते हैं। यह पीसीआर के उपयोग द्वारा वांछित जीन के प्रवर्धन को में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल पीसीआर तकनीक में इसी का प्रयोग करते हैं और उसकी कई सारी कॉपी बनाते हैं। यह ताप स्थायी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये बिल्कुल गलत है। ये आरएनए पॉलीमरेज नहीं है, ये क्या है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। मतलब करेक्ट आंसर आया हमारा डी, क्योंकि गलत गुण को छोड़कर टेक पॉलीमरेज के गुण है, कौन सा एक को छोड़कर, वो छोड़ने वाला यही है, जो यही गलत है, गलत ही बताना था यहाँ पर, ये हमारा आंसर आया। चलो अगला हम क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम यहाँ से देखें तो 100 नंबर का है क्वेश्चन हमारा। आरएनए अंतर्क्षेप, आरएनए इंटरफेरेंस तकनीक पादपों को निमेटोड से सुरक्षित करने के लिए विकसित की गई है। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक से हम निमेटोड जो है उनसे बच सकते हैं। इस तकनीक में निमेटोड का एमआरएनए को पोषी पादप द्वारा अवरोधित किया जाता है। तो ये जो हमारा निमेटोड बनाता है एमआरएनए, ये वाला, और इस एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री हम क्या बना देते हैं, आरएनए। इसका कॉम्प्लीमेंट्री हम क्या बनाते हैं, आरएनए। और उस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो है सी आरएनए या कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए या आरएनए इंटरफ्रेंस, वो इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देता है, जिसके कारण ये साइलेंस हो जाता है। तो ऐसा हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए का प्रयोग करते हैं, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, लक्ष्य प्रोटीन। सही उत्तर निकलकर आया हमारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। वैसे यहाँ डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी बनाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म, लेकिन यहाँ ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो ये करेक्ट ऑप्शन सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि चारों में कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, जबकि एनसीईआरटी में स्पष्ट डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाता है। तो यहाँ ऐसा ऑप्शन नहीं, इसलिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी करेक्ट है, क्योंकि बाद में फाइनली वो सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है जो उससे जुड़ता है यहाँ पर। तो ये भी सही है, कोई गलत नहीं है। तो इसका आंसर जो करेक्ट आया वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन हमारा 101 की अगर बात करें हम, दिए गए कथनों में अनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखो असत्य बताना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के रिस्पेक्ट में असत्य कथन बताना है। यह एक तकनीक है जो मानव के लिए कीमती उत्पाद प्राप्त करने में प्रयुक्त होती है। ये तो बिल्कुल क्या है यहाँ पर सही, कीमती उत्पाद प्राप्त करने में की जाती है। यह प्राय पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहलाती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक भी इसको कहा गया, बिल्कुल सही है। जीव जो विदेशी जीन रखता है परजीवी अथवा जेनेटिकली मॉडिफाइड कहलाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी इसी का पार्ट है, ये भी सही है। एलएस जेफरी ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को विकसित किया, बिल्कुल गलत है। एलएस जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को विकसित किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को विकसित नहीं किया। और गलत ही बताना था, असत्य बताना था, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आया है, डी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 102 बायोरिएक्टर्स से संबंधित है के लिए कितने कथन गलत है? गलत बताना है बायोरिएक्टर से संबंधित हमारे पास। चलो पहले पढ़ते हैं। बायोरिएक्टर का ताप नियमन गर्म तथा ठंडे जल के उपयोग द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। ठंडा और गर्म जल ही तो उसके ताप को नियंत्रित करेगा। दंड विलोडक हाज की आकृति बेलनाकार तथा वक्रित होती है। दंड विलोजक मतलब स्पार्ड स्टायर्ड टैंक,
स्पार्क्ड स्टार्ड टैंक की हाज की आकृति बेलनाकार तथा वक्रित होती है। यह स्टेटमेंट क्या है? गलत, क्योंकि यह सिंपल स्टार्ड टैंक की आकृति बेलनाकार होती है, इसकी आकृति तो चौखुट होती है, इस तरह की होती है। 100 से 1000 लीटर द्रव्यमान संवर्धन माध्यम का उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, इतने लीटर का ही क्या किया जाता है? उपयोग। इसके द्वारा पोषण, विटामिन, लवण तथा O2 को अधिक जीवाणु वृद्धि के लिए प्रदान किया जाता है। इसके द्वारा यहाँ पर देखो, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, विटामिन, साल्ट्स एंड O2 फॉर मेंटेन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बिल्कुल सही है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल क्या है? अधिक के लिए किया जाता है, ये भी सही स्टेटमेंट है। अगला देखें, बिना संवर्धन माध्यम तथा बिना ऑक्सीजन के उपयोग पर भी इसके द्वारा जीवाणु की वृद्धि सक्रिय लाग अवस्था को बनाए रखा जाता है। बिल्कुल सही नहीं है, पूरी तरह से गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हम बिना ऑक्सीजन के तो जीवाणु वृद्धि कर ही नहीं पाएंगे और वो उत्पादित नहीं कर पाएंगे। तो बिना माध्यम, बिना भोजन और बिना ऑक्सीजन के काम संभव नहीं है। तो 2 स्टेटमेंट गलत है, एक स्टेटमेंट बी और एक स्टेटमेंट ई। तो यहाँ पूछा कितने स्टेटमेंट गलत है? तो 2 है। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 2 स्टेटमेंट यहाँ से क्या है? गलत। चलो अगला प्रश्न में चलते हैं। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के संबंध में दिए गए चरणों पर विचार कीजिए। वांछित लक्षण के साथ डीएनए की पहचान। चरणों पर विचार करना है यहाँ पर। ये तो ठीक है, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के लिए वांछित लक्षण के साथ डीएनए की पहचान करना, वो डीएनए का खंड देखना जिसमें काम के लक्षण हो। जीवाणु से प्रतिबंध एंजाइम का पृथक्करण, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते तो जीवाणु से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को निकालने की कोई स्टेप नहीं है, निकालते उसी से, पर ये स्टेप का भाग नहीं, चरण का भाग नहीं है, इसलिए गलत है ये। पहचाने गए डीएनए का पोषी में प्रवेश, बिल्कुल सही है। पोषी में स्थानांतरित डीएनए का रख रखाव, बिल्कुल सही है। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्रिया द्वारा वांछित डीएनए का विशिष्ट स्थल पर खंडन, गलत है। एक्सोन्यूक्लियस नहीं, एंडोन्यूक्लियस आएगा। तो 2 स्टेटमेंट गलत निकले हमारा, और गलत ही देखना था। संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करो, चरण नहीं है, गलत देखना था। कौन से कथन है यहाँ पर? बी और ई। बी और ई एक ही ऑप्शन में है हमारे पास, डी, इसलिए डी इसका आंसर क्या है? करेक्ट। चलो अगला प्रश्न 104। यदि एक ऐच्छिक डीएनए को वाहक पीबीआर एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन में निर्वेशित किया गया है तथा इसे पोषी कोशिका में स्थानांतरित किया गया है तथा इन जीवाणुओं को एम्पिसिलिन युक्त अगार की प्लेट पर स्थानांतरित किया जाता है, तब क्या होगा? अब देखो यहां पर, यह हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये हमारा प्लाज्मिड, और इस प्लाज्मिड पर पीबीआर एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन में निर्वेशन किया गया है। ये देखो यहाँ पर, यहाँ है हमारा एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन, यहाँ पर इन्वर्सन किया गया है, हमने बाहर का जीन यहाँ पर क्या कर दिया है? जोड़ दिया है, ठीक है। तथा इसे पोषी कोशिका ई कोलाई में स्थानांतरित किया गया, और इसे कहाँ डाल दिया गया है? बैक्टीरिया सेल्स के अंदर इसको डाल दिया है, तथा यह इन जीवाणुओं को एम्पिसिलिन युक्त अगार की प्लेट पर स्थानांतरित किया, और इसे जो है हमने डाला भी कहाँ है? तो इसको कहाँ डाला है? ऐसे माध्यम में जो क्या है? जीवाणु को हमने, जिसमें एम्पिसिलिन माध्यम है। तो एम्पिसिलिन को बचाने वाला एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हट गया है, किसके कारण? हमारे बाहर से लगाए गए जीन के कारण। तो ये जीवाणु यहाँ पर क्या हो जाएगा? वृद्धि नहीं कर पाएगा, मर जाएगा, क्योंकि एम्पिसिलिन इसका रिकॉम्बिनेशन हो गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए एम्पिसिलिन माध्यम में मारा जाएगा। चलो पढ़ लेते हैं ऑप्शन को। दोनों रूपांतरण तथा बिना रूपांतरण युक्त जीवाणु मर जाएंगे, ये स्टेटमेंट गलत है। रूपांतरण का मतलब है कि ऐसे बैक्टीरिया जिनमें ये प्लाज्मिड क्या किया गया है? डाला गया है। तो डाला गया प्लाज्मिड वाले भी मर जाएंगे, और जिनमें नहीं डाला है वो तो मरेंगे ही। ये बिल्कुल सही है कि जिनमें रूपांतरण नहीं हुआ है, जिनमें प्लाज्मिड डाला ही नहीं, वो एम्पिसिलिन के माध्यम में मारे जाएंगे। लेकिन जिनमें रूपांतरण हो गया, मतलब जिसमें बैक्टीरिया या जीवाणु या हमारा प्लाज्मिड डाल दिया है, वो भी मारे जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है।
पुनर्योगस युक्त कोशिकाएं मर जाएंगी, रिकॉम्बिनेंट सेल्स यहाँ पर मर जाएंगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट तो मरेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो वहाँ पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है। तथा बिना पुनर्योगस युक्त कोशिकाएं वृद्धि करेगी, जिनमें रिकॉम्बिनेशन मतलब जिनमें जीन नहीं डला है, इंसर्शनल नहीं हुआ है, वो जिंदा रहेगी। तो दो प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें डल गया है, प्लाज्मिड तो सब में डाला, लेकिन प्लाज्मिड में जिसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है वही मरेंगे, जिनमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ वो नहीं मरेंगे। इसलिए हमारा ये पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि सारे रूपांतरित वाले मर जाएंगे ऐसा नहीं है, कुछ नहीं भी मरेंगे और कुछ मरेंगे। मरेंगे वही जिनमें हो गया है, और जिनमें नहीं हुआ है ऐसा वो नहीं मरेंगे। तो यह उत्तर हमारा करेक्ट आता है। सभी रूपांतरित युक्त कोशिकाएं वृद्धि करेगी, सभी ट्रांसफॉर्म्ड जो मतलब जिसमें ये प्लाज्मा डाल दिया है वो सभी वृद्धि करेंगी, तथा बिना रूपांतरित युक्त कोशिकाएं मर जाएंगी। ये भी गलत है, क्योंकि सभी वृद्धि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी में जुड़ गया है वो वृद्धि नहीं कर पाएगी। दोनों रूपांतरण तथा बिना रूपांतरण युक्त जीवाणु कोशिकाएं वृद्धि करेंगे, ये भी गलत है। तो इसका एक ही आंसर यहाँ से निकल कर आता है, वो बी, रिकॉम्बिनेंट पुनर्योगस युक्त कोशिकाएं मर जाएगी तथा बिना पुनर्युक्त कोशिकाएं वृद्धि करेगी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा इसको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा आपको, कहाँ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है वो मैंने बता दिया आपको। तो अगला क्वेश्चन है, किसी वाहक के लक्षण के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया, वाहक मतलब वेक्टर्स के रूप में, प्लाज्मिड की बात चल रही है, चयनात्मक चिन्हक के रूप में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन्स की उपस्थिति सही है, ओआरआई की उपस्थिति बिल्कुल सही है, परपोषी कोशिकाओं को अपघटित करने योग्य प्रोटीन निर्माण, ये बिल्कुल गलत है, उपयुक्त आकार की उपस्थिति। तो हमारा करेक्ट आंसर निकल रहा है ये वाला, परपोषी कोशिका होस्ट सेल्स को थोड़ी मारने वाले प्रोटीन बनाएगा, ये बिल्कुल गलत है। अगला है हमारा 106, जैव प्रौद्योगिकी से निर्मित इंसुलिन लाभकारी होता है क्योंकि वह होता है कम महंगा, महंगा कम होता है, बिल्कुल सही है। इसके द्वारा एलर्जी उत्पन्न नहीं होती, बिल्कुल सही है। इससे अधिक मात्रा के रूप में निर्मित किया जा सकता, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव, तो सारे सही है यहाँ पर। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी ह्यूमन इंसुलिन से रिलेटेड ही यहाँ पर है क्वेश्चन। वो सही, बहुत सरल था, उपरोक्त सभी इसका उत्तर है। अगला है हमारा 107, गोल्डन चावल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है। यह डैफोडिल के जीन वाला विटामिन ए प्रचुरित है, बिल्कुल सही है। डैफोडिल एक पादप है जिससे प्राप्त किया गया है, ये पादप नरगिस भी बोला जाता है, पीले और सफ़ेद पुष्प आते हैं, इनसे विटामिन ए प्राप्त किया जाता है। चावल गोल्डन राइस में विटामिन ए होता, मतलब यही उत्तर हमारा सही है। बाकी तो उत्तर फिर हम सारे गलत कर सकते हैं, पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सीधा सीधी बात है, यहाँ पर गोल्डन राइस विटामिन ए से संबंधित है। 108, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बहुत सारे कथन है, 5 कथन है, यहाँ पर पढ़ना है आपको। मवेशी कैलोट्रोपिस नहीं चरते क्योंकि ये पौधे अत्यधिक विषैले कार्डियक ग्लूकोसाइड का निर्माण करते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है, बिल्कुल सही है। ये पूरी तरह से असंबंधित प्रजातियां एक ही संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती है, एक पूरी तरह से असंबंधित प्रजातियां भी एक ही संसाधन के लिए कंपटीशन कर सकती है, ये बात भी हमने देख ली है। जैसे हमने जू प्लैंक्टन्स और वो बाहर से आने वाले फ्लेमिंगो पक्षी के बारे में देखा था, वहाँ पर वहाँ के लोकल मछलियाँ जू प्लैंक्टन्स के लिए दोनों फाइट करती है। प्रतिस्पर्धा होने के लिए संसाधनों का हमेशा सीमाकारी होना आवश्यक नहीं है, ये भी सही है। इसका उत्तर आपको यहाँ मिलेगा, बाधा प्रतिस्पर्धा में एक प्रजाति की भोजन क्षमता दूसरी प्रजाति की बाधाकारी और संदमनी उपस्थिति के कारण घट जाती है, बकरी और टॉर्टोइज वाला है। ये भी स्टेटमेंट सही है और इसी का ये भी है। इसका अगला वही दिया था कि यहाँ पर भोजन असीमित है फिर भी समस्या आती है। गैलापागोस द्वीप समूह में पाए जाने वाली अबिंगडन कछुआ प्रजाति बकरियों के आगमन के 1 दशक के भीतर ही विलुप्त हो गई, जिसका कारण स्पष्ट रूप से बकरियों की चरण करने की अधिक दक्षता थी। यहाँ तो पांचों के पांचों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट, कथन सत्य।
पांचों कथन सत्य है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिंपल है। अगला वाला एक सुनो क्वेश्चन, यदि एक प्रयोगशाला में 50 ड्रोसोफिला है और इनमें से 3 एक सप्ताह में मर जाते हैं, प्रति व्यक्ति मृत्यु दर क्या होगी? तो मृत्यु दर में हम निकालते हैं मृत्यु की संख्या बटे कुल। मृत्यु की संख्या है 3 और बटे कुल कितने दिया ड्रोसोफिला 50। इनको अगर हम भाग देते हैं तो यहाँ आएगा 0 पॉइंट्स लगाया तो ये हो गया, फिर एक 0 लगाया 300 हो गया, 0 से 0 कट गया, 5 6 0.06 0.06 व्यक्ति, ये हमारा प्रति सप्ताह प्रति ड्रोसोफिला, ये हमारा करेक्ट आंसर आ गया। चलो अगला प्रश्न हम देख रहे हैं 110 वाला, मनुष्य पर जूं, कुत्ते पर चिड़ी, हेज पादपों पर अमरबेल, लाइकेंस, माइकोराइजा तथा लेग्यूम पादपों में राइजोबियम है, इनमें से कितने परजीविता के उदाहरण? परजीवी तो 3 ही है, मनुष्य में जूं, कुत्ते पर चिड़ी और हेज पादपों पर अमरबेल। बाकी 3 लाइकेन, माइकोराइजा और लेग्यूम्स पादप, ये म्यूचुअलिज्म है, सह उपकारिता के उदाहरण है। तो 3 उत्तर आएगा यहाँ पर से हमारा। करेक्ट उत्तर क्या आया है? 3। चलो अगले प्रश्न की तरफ चले हम। अगला जो हमारा प्रश्न है वो देख रहे हैं यहाँ पर से 111, निम्न कथनों में असत्य कथन को पहचानिए। असत्य कथन देखना है यहाँ पर। प्रतिजीविता, अमंसलिज्म, चिकित्सीय विज्ञान में प्रतिजैविक के उत्पादन के लिए बहुधा प्रयोग में लेते हैं। बिल्कुल सही है, ये एंटीबायोटिक्स का उत्पादन इसी से होगा। प्रतिजीविता में एक जाति को नुकसान नेगेटिव, जबकि दूसरी जाति को फायदा होता है पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव वाला रोल नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव 0 वाला रोल है। प्रतिजीविता में एक जाति को नुकसान नेगेटिव, जबकि दूसरी प्रजाति अप्रभावित रहती है 0। ये बिल्कुल सही है, एक को फायदा, एक को ना तो फायदा ना ही नुकसान। प्रतिजीविता ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया है। केवल यहाँ पर सही उत्तर जो हमारा आएगा वो क्या है? बी, क्योंकि असत्य बताना और असत्य केवल कौन सा निकल कर आया है हमारे पास? बी, केवल असत्य आया है। ठीक है, अगला 112, सउपकारिता का सही उदाहरण, म्यूचुअलिज्म का सही उदाहरण है, बहुत सरल है। मधुमक्खी व हेग मॉस, बिल्कुल नहीं, मधुमक्खी हेग मॉस का तो रोना देना ही नहीं है यहाँ पर। केटल इग्रिट पक्षी और चारण पशु, ये अमंसलिज्म है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। मगरमच्छ व पक्षी, ये हो सकता है क्योंकि ये प्रोटोकॉपरेशन है, ये भी म्यूचुअलिज्म का ही भाग है। अगला देखते हैं अंजीर वृक्ष और ततैया, ये बिल्कुल सही है। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो ज़्यादा सही हमारा आएगा निकल कर अंजीर वृक्ष और ततैया, ये ज़्यादा सही उत्तर है। पक्षी वाला प्रोटोकॉपरेशन, म्यूचुअलिज्म में सबसे ज़्यादा सही है ये वाला, अंजीर वृक्ष और ततैया। चलो अब यहाँ पर फिर आ गया हमारा एसेशन रीजन, कथन और कारण। एक ही उद्यान में रहने वाली समान मकरंद हेतु स्पर्धा करने वाली तितलियों की 2 प्रजातियां अलग अलग चारण प्रतिरूप अपनाकर स्पर्धा से बच सकती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर एक जैसा भोजन है और एक जैसी प्रजातियां कंपटीशन करे तो अगर वो अपना भोजन बदल दे तो वो जिंदा रह सकती है, कंपटीशन नहीं होगा। संसाधन विभाजन स्पर्धा से बचने की एक उत्तम विधि है, बिल्कुल सही है। रिसोर्सेस पार्टनिंग जो बताया मैक आर्थर ने, ये गासे का प्रिंसिपल है और ये मैक आर्थर ने जो बताया वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो ये जो है कथन कारण का भी स्पष्टीकरण कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि संसाधन पार्टनिंग से ही तो वो प्रजातियां बचेगी, अन्यथा बचना संभव नहीं है। कथन और कारण दोनों सत्य, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, ये नहीं है हमारा। कथन कारण दोनों सत्य और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, व्याख्या है। तो हमारा डी आंसर क्या रहेगा यहाँ? करेक्ट। चलो आगे देखें, पारिस्थितिकी पिरामिड का अवलोकन करें। नीचे कम है, ज्यादा उससे ज्यादा, उल्टा पिरामिड से कौन सा कथन सही बताना है? एक ही वृक्ष पर पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड, संख्या की बात करें तो वृक्ष एक, उस पर पक्षी कई सारे और उनके रहने वाले परजीवी और कई सारे हो सकते हैं, बिल्कुल सही है ये वाला।
तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड। तालाब में जैव भार की बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो है उनका जैव भार कम, जू प्लैंक्टन्स का ज़्यादा और छोटी मछली का उससे भी और ज़्यादा। ये भी हो सकता है, या तो ए या बी बिल्कुल सही है। एक वृक्ष पर पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड बिल्कुल गलत है, तो सही उत्तर निकल कर आया ए या बी, दोनों हो सकता है ये पिरामिड। चलो फिर सेशन रीजन आया है कथन और कारण। ग्रेजिंग फूड चेन में पोषक स्तरों की संख्या सीमित होती है, 4 से 5 होते हैं पोषक स्तर, हाईएस्ट T1 से T4 T5 हाईएस्ट। बिल्कुल सही है। एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण 10% नियम का पालन करता है, ये भी सही है। और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है, एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन है, क्योंकि 10% ऊर्जा के कारण जितने ज़्यादा पोषक स्तर होंगे आखिरी वाले को ऊर्जा उतनी कम मिलेगी, इसलिए पोषक स्तर की संख्या कम रखी जाती है। कथन कारण दोनों सही और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ए उत्तर हमारा क्या आया, करेक्ट। अगला 116, उत्पादकता उत्पादन या जैव द्रव्यमान की वह दर है जिसमें निम्न के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है। यह तो सीधा सीधा एनसीईआरटी की यूनिट है प्रोडक्टिविटी की, किलो कैलोरी पर क्यूब नहीं, गलत। ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर बिल्कुल सही, ग्राम -1 बिल्कुल गलत, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर बिल्कुल सही। तो दो सही निकले हमारे, सेकंड और फोर्थ। सी उत्तर हमारा क्या आया, करेक्ट। सीधी यूनिट है एनसीईआरटी की। किसी पारिस्थितिक स्थलीय पारितंत्र के खाद्य जाल का अध्ययन कीजिए, इसमें से कौन सी प्रजाति स्वपोषी और अपघटक क्रमशः है। स्वपोषी होगी, अपना भोजन स्वयं बनाएगी, तो वो जो है सब उसी को खाएंगे। मतलब ये मान लो घास है तो इसको सब खाएंगे, इधर घास भी जा रही, इधर भी, सब इसी को खा रहे हैं। ऐसा कोई भी नहीं है, देखो बी में ये दो तो जा रहे हैं चिन्ह, लेकिन ये वाला इसी की तरफ जा रहा है, ये खा रहा है इसको। इसका मतलब घास स्वपोषी होगी, मतलब ए स्वपोषी होगा। फिर अपघटक है, और अपघटक वो है जो सबसे भोजन लेता है। ऐसा देखो इसमें सबसे भोजन लेने वाला, देखो ये सी भी था लेकिन ये ई से भी ले रहा है। सबसे भोजन लेने वाला एकमात्र कौन बचा, ई। तो इसका करेक्ट आंसर आता है ए और ई, क्योंकि सारे तीर जाकर किस पे टिक गए हैं, ई पर, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा ए और ई। अपघटन के दौरान घटित होने वाली कौन सी प्रक्रिया का सही वर्णन किया गया है। ये प्रक्रियाएं हैं वही, यहाँ पर सही बताना है आपको, सही वर्णन। अपचय, पूर्णतः अवायवीय परिस्थिति में अपघटन का अंतिम चरण बिल्कुल गलत, वायवीय परिस्थितियां अवायवीय नहीं है। निच्छालन, जल में घुलनशील अकार्बनिक पोषक मृदा की ऊपरी परत पर आ जाते हैं और प्रेसिपिटेट के रूप में अनुपलब्ध रहते हैं, ये भी गलत है। विखंडीकरण केंचुए जैसे जीवों द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। ह्यूमस, इसके कारण गहरे रंग का पदार्थ अर्थात ह्यूमस एकत्रित हो जाता है, जिसमें बहुत तीव्र गति से सूक्ष्मजीव अभिक्रिया होती है। तीव्र गति बिल्कुल गलत है, यहाँ पर बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। तो करेक्ट उत्तर निकल कर आया हमारा विखंडीकरण। चलो ये फिर आया यहाँ इकोसिस्टम का। हरित वनस्पति पर 1000 जूल की सौर ऊर्जा मानी है। लिंडबैंड का 10% का नियम लगाना और ABC की पहचान करनी है। तो 1000 का केवल 1% निकालना आपको, जो उत्पादक को मिलेगा। 1000 का 1% मतलब 1/100, 100 से 2 जीरो गए, इसके पास कितना बचा, मात्र 10। और फिर चलेगा 10% का ऊर्जा नियम, यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ 10 10 10, 10 का 10% 100, कितना बचा, 1, 10 1, फिर 1 जो आया उसका 10% 0.1, मतलब हमारा उत्तर मिला कौन सा, ए उत्तर करेक्ट है। 120 क्वेश्चन, शाकाहारियों द्वारा दिए गए समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न जैव भार की मात्रा कहलाती है द्वितीयक उत्पादकता। क्योंकि हम जानते हैं जो भी हर्बीवोरस है वो द्वितीयक उत्पादकता, और जो यहाँ पर कौन है, पादप है, प्रोड्यूसर्स जो हैं वो सब क्या बनाते हैं, प्राथमिक उत्पादकता। तो यहाँ पर हर्बीवोरस की बात है, मतलब ये T2 पे आ गई बात। T1 वाले जो है वो प्राथमिक उत्पादकता,
और T2 वाले हैं वो द्वितीयक उत्पादकता। तो यहाँ करेक्ट आंसर आएगा द्वितीयक उत्पादकता। अगला क्वेश्चन हमारा 121। अमेज़न वनों में संभावित संख्या के संदर्भ में सही स्तंभ मिलान कीजिए। अमेज़न में सर्वाधिक प्रजातियां हैं और उसी का यहाँ पर सीधा सीधा एनसीईआरटी का है ये। पादप की प्रजातियां हम अगर देखें तो 40,000, अकशेरू की यहाँ पर 1,25,000। इनसे मैच कर लेते हैं। ए का थर्ड, बाकी तो दोनों गलत हो गए, है ही नहीं यहाँ पर। बी का फोर्थ, बी का यहाँ पर सेकंड है, बिल्कुल गलत है। बी का फोर्थ है यहाँ पर, मतलब हमारा उत्तर तो वैसे मिल ही गया। फिर भी और चेक कर लेते हैं। मछलियों की संख्या 3,000, ये 3,000। फिर हम चेक करते हैं स्तनधारियों की संख्या 427 और पक्षियों की संख्या 1,300, मतलब सेकंड। मतलब हमारा करेक्ट आंसर यहाँ निकल कर आता है बी। ऐसे आपको भी चेक करना है, पूरा आंसर निकल कर भले आ जाए फिर भी चेक करना है। चलो यहाँ 3 भिन्न समष्टियां ABC का प्रत्येक समष्टि स्तूप जन्मदर मृत्यु दर के मध्य संबंध दर्शाता है। यहाँ पर देखो, ये है प्री रिप्रोडक्टिव और ये है रिप्रोडक्टिव और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये 3 एजेस दी हैं यहाँ पर। अब 3 ग्राफ दिए हैं ABC, इनके संबंध में आपको असत्य कौन सा कथन असत्य है, देखो असत्य बताना है, बाकी सब की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। कथन बताना है, सत्य की असत्य, असत्य इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इनके संबंध में। चलो समझते हैं। समष्टि बी, इसकी बात चल रही है। समष्टि ए की तुलना में धीमी वृद्धि दर दर्शाती है। ए की तुलना में इसकी वृद्धि दर क्या है, धीमी। क्यों वृद्धि दर धीमी है, क्योंकि इसका ग्राफ इधर यहाँ मुड़ गया, मतलब मृत्यु दर ज़्यादा है इसमें, इसलिए वृद्धि दर इसकी क्या रहेगी, धीमी रहेगी। बिल्कुल सही है यहाँ पर। समष्टि सी, इसकी बात चल रही है। इसकी मृत्यु दर की तुलना में उच्च जन्म दर दर्शा रही है। मृत्यु दर इसकी ज़्यादा है। देखो ये ग्राफ छोड़ा जा रहा है इधर, मतलब यहाँ ज़्यादा व्यक्ति थे, यहाँ आकर व्यक्ति कम हो गए, मृत्यु दर तो इसकी ज़्यादा है। तो इसकी मृत्यु दर की तुलना में जन्म दर दर्शाती है, उच्च जन्म दर दर्शाती है। बिल्कुल गलत हो गया, जन्म दर कम है, मृत्यु दर ज़्यादा है इसमें, सी में। समष्टि ए, अब ए की बात चल रही। ए तीव्रता से वृद्धि कर रही समष्टि है। ए तीव्रता से वृद्धि कर रही, क्योंकि इसके प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, यहाँ पर तीव्रता से वृद्धि कर रही है, बिल्कुल सही है। समष्टि बी की बात करें, तीनों समष्टियों में उच्चतम मृत्यु दर दर्शाती है। तीनों में अगर देखें यहाँ पर, देखो यहाँ पर इतने थे और ये इतने ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा तीखा आया है, मतलब इधर व्यक्ति बहुत तेज़ी से मरे हैं। यहाँ पर मृत्यु दर सबसे ज़्यादा दिखा रहा है कौन, बी की समष्टि सबसे ज़्यादा मृत्यु दर दिखा रही है। मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। तो करेक्ट क्या बताना था, असत्य। असत्य केवल ये गया, बी वाला हमारा क्या आया है, असत्य कथन। चलो आगे चले। ये फिर गैलापागोस द्वीप आ गया है। गैलापागोस द्वीप पर बकरियां लाए जाने के बाद एबिंडन कछुआ 1 दशक में विलुप्त हो गए, यह प्रमाण दर्शाता है। ये तो हमने पहले भी देख लिया है। स्पर्धी सह-अस्तित्व नहीं, अत्यधिक चारण के कारण प्रतिस्पर्धी स्थिति, बिल्कुल सही है। लाभदायी संबंध, अंतरजातीय स्पर्धा, सब गलत है, यही आंसर है। कंपटीशन चला वहां पर। प्रजाति ए तथा प्रजाति बी के मध्य नीचे ग्राफ में सही संबंध का विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर अकेली थी ए और बी, तो देखो ए फल फूल रही थी और बी भी फल फूल रही थी। जब ये दोनों प्रजातियां साथ साथ आई तो देखो इसका ग्राफ, ए का ग्राफ भी नीचे गया और बी का ग्राफ बहुत ज़्यादा नीचे गया है। इसका मतलब दोनों की प्रजातियों की संख्या क्या हुई है, घटी है। और ऐसा इंटरेक्शन कहलाता है नेगेटिव इंटरेक्शन, और ये हो सकता है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन में। एक प्रजाति की फिटनेस दूसरी प्रजाति के कारण कम हो जाती है, कंपटीशन बता रहा है। चलो फिर यहाँ कथन, प्राथमिक उत्पादकता एक खाद्य श्रृंखला के उत्पादकों द्वारा जैव भार उत्पादन को संदर्भित करती है, बिल्कुल सही है। प्राथमिक उत्पादकता, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पर है, वो प्रोड्यूसर पर निर्भर करती है। दूसरा कथन, उपभोक्ता एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादकता के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर दोनों कथन सही है। ये उत्तर आया, मैंने अभी बताया था इससे पहले प्रश्न में भी, वैसा ही है यहाँ पर रिपीटेशन।
निम्नलिखित में से कौन सा पारतंत्र के कार्यात्मक गुण है? ध्यान रखना है यहाँ पर, गुण तो सभी है पर कार्यात्मक गुण के लिए हमने 4 लिखे थे। वहां पर ऊर्जा प्रवाह, उत्पादकता, अपघटन और न्यूट्रिएंट साइकिल जो उन्होंने नहीं दिया, तो यही है बस केवल CDE मतलब हमारा उत्तर ये हुआ। ये दोनों स्तरण और प्रभाविता तो ये जो है फिजिकल कैरेक्टर से ये इकोसिस्टम के, फंक्शनल नहीं है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही को चुनिए। सही चुनना है अपने को। ऊर्जा उत्पादन के स्तूप कभी भी उल्टे नहीं हो सकते क्योंकि उष्मा गति के नियमों का उल्लंघन होगा। बिल्कुल सही है, हमेशा सीधे होते हैं, उल्टे नहीं होते हैं। खड़ी फसल तथा संख्या के स्तूप उल्टे हो सकते हैं। संख्या के स्तूप उल्टे हो सकते हैं, मैंने बताया, सीधे और उल्टे दोनों हो सकते हैं। जबकि किसी एक समय पर जीवों की संख्या पारितंत्र में प्रभावित हो रही हो ऊर्जा की मात्रा को इंगित नहीं करती, क्योंकि ये संख्या जो है एक व्यक्ति जो है वो मात्रा मतलब ऊर्जा को व्यक्त नहीं करता, इसलिए उल्टे हो सकते हैं। ये भी सही है। पारिस्थितिक स्तूप की कुछ सीमाएं हैं, जैसे एक समान जातियां 2 से अधिक पोषक स्तरों पर संबंधित नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है। चिड़िया को आप या तो T2 पर रखो या फिर T3, दोनों जगह आ सकती है चिड़िया, क्योंकि वो हर्बीवोरस भी और कार्निवोरस भी है, वो क्योंकि ओमनिवोरस है, पर उसको एक साथ 2 जगह नहीं रख सकते आप एक पारितंत्र में। ये भी सही है। मृतोपजीवों को पारिस्थितिक स्तूपों में कोई स्थान नहीं दिया गया, जबकि वो पारितंत्र में जैव भूमिका निभाते हैं, वाइटल एक्टिविटीज शो करते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, सभी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी करेक्ट हैं यहाँ पर। चलो अगला प्रश्न। एक स्वस्थ पारितंत्र आर्थिक, वातावरणीय और सौंदर्यात्मक वस्तुओं की बड़ी परास का आधार है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। हेल्थ इकोसिस्टम का ही तो ये लक्षण है यहाँ पर। और दूसरा स्टेटमेंट, स्वस्थ वन पारितंत्र शुद्ध जल वायु उपलब्ध कराता तथा पोषकों के चक्रण को बनाए रखता है, अतः आर्थिक महत्व के हैं। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो बहुत सरल प्रश्न था, ए और बी दोनों सही है यहाँ पर। अगले पर चले। पॉल एरलिक ने अपनी रिवर पॉपर परिकल्पना के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। क्या समझाने का प्रयास किया रिवर पॉपर हाइपोथेसिस में? जैव विविधता कमी का प्रभाव। बिल्कुल सही। जैव विविधता की अगर कमी आएगी तो उसका प्रभाव पड़ेगा। एरोप्लेन का उदाहरण दिया उन्होंने। अधिकांश प्रजातियों की पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ ना कुछ भूमिका होती है। बिल्कुल, एरोप्लेन में कुर्सी का भी महत्व है, ये इन्हें बताया है। जैव विविधता अर्थहीन नहीं है, ये बात भी सही है। जैव विविधता अर्थहीन नहीं है, हर प्रजाति का अपना इंपॉर्टेंस है। एक से अधिक विकल्प सही हो सकते, यही है, सारे विकल्प सही है हमारे यहाँ। इधर देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से कितने इन सिटू और एक्स सिटू संरक्षण नीतियां हैं? इन सिटू मतलब अपने घर में, तो अपने घर में देखें यहाँ पर पवित्र वन्य क्षेत्र 1, वन्य जीव अभ्यारण्य 2, जीव मंडलीय अभ्यारण्य 3, घरेलू उद्यान, बीज, सीड बैंक, पवित्र झीलें। बिल्कुल सही। यहाँ पर तो देख रहे हैं, यहाँ पर हम सेक्रेड ग्रूव्स 1, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2, बायोस्फीयर रिजर्व 3, होम गार्डन्स नहीं होंगे, जीन बैंक नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। यहाँ पर टोटल कितने हमारे पास? 1 2 3 4 और 5। तो 5 तो इन सिटू में, फिर क्या बचा अपने पास? 1 घरेलू उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक, वनस्पति उद्यान और चिड़ियाघर, ये 5 हमारे पास। तो करेक्ट आंसर आता है 5 5 है दोनों पर। छांटना आसान है, ये सीधा सीधा प्रश्न है। तालिका को पढ़े और सही विकल्प चुने। देश ए और देश बी के लिए दिया गया यहाँ पर क्षेत्र कितना किलोमीटर है? वाई इंटरसेप्ट 10 है और एक में 20 है। वाई इंटरसेप्ट मतलब सी दिया है यहाँ पर, और जेड दिया है 1 1। तो हमारा फार्मूला आता है यहाँ पर log एस बराबर log सी प्लस जेड log ए। ये हमारा है यहाँ पर फार्मूला। तो आपको पूछा क्या है? प्रजाति की तुलना पूछिए, मतलब प्रजाति की संख्या पूछिए, स्पीसीज रिचनेस पूछिए, एस पूछा है। तो जेड का मान दोनों के लिए क्या है? 1 1। तो ये तो हटा दो, बचा क्या? सी प्लस ए।
जिसका सी और ए ज़्यादा होगा उसमें स्पीसीज की प्रजाति ज़्यादा होगी। तो देखो सी में अगर देखें तो ए देश में 62,000 और ये 65, मतलब बी में ज़्यादा है यहाँ पर एरिया, और सी इंटरसेप्ट भी बी का क्या है, ज़्यादा। तो बी में दोनों ज़्यादा है, इधर 20 है और इधर 65,000, और उधर देखें ए में तो इधर कितना है 10 और इधर 62,000। तो ज़्यादा किसका रहेगा, बी देश का ज़्यादा रहेगा। तो ए देश में बी की तुलना में अधिक जैव विविधता है, नहीं। बी देश में ए देश की तुलना में प्रजातियों की संख्या कम है, नहीं। देश बी में देश ए की तुलना में अधिक प्रजातियां विविधता है, सी उत्तर सही होगा। बी देश में ए की तुलना में अधिक प्रजाति विविधता रहेगी, यही इस फार्मूले से हमको मालूम पड़ रहा है। चलो अगला देखें यहाँ पर 132, प्रजाति क्षेत्र संबंध ग्राफ दिया है, ढलान दी ए बी सी, जेड के मान का सही ढंग होगा। ये ढलाने दी है यहाँ पर, ध्यान रखना जिसका जेड ज़्यादा उसमें प्रजाति की संख्या रिचनेस ज़्यादा, वो इधर प्रजाति की रिचनेस है, मतलब सी का मान ज़्यादा दिख रहा है, सी ज़्यादा है बी कम है ए उससे कम है। तो जेड का मान जो है ए में सबसे कम आएगा, ये दोनों, फिर बी में उससे ज़्यादा, ये 0.9, ये गलत हो गया, और सी में सबसे ज़्यादा 1.2, मतलब उत्तर निकल कर आएगा ए बी सी में, ये वाला सी उत्तर, ए में 0.6, बी में 0.9 और सी में 1.2, क्योंकि जिसका जेड ज़्यादा उसमें स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होती है। बस ये यहाँ पर सीधा कंसेप्ट था। इधर देखें आप, भारत में क्षेत्रों में सर्वाधिक स्थानिकता पाई जाती है, जैव विविधता हॉट स्पॉट अपन जानते हैं, पूर्वी घाट नहीं, थार मरुस्थल नहीं, पश्चिमी घाट बिल्कुल सही, अरावली की पहाड़ियाँ बिल्कुल गलत। तो पश्चिमी घाट ही हॉट स्पॉट है। सरल प्रश्न था। निम्न में से कौन सा सही कथन है, पैसेंजर कबूतर अतिदोहन की वजह से विलुप्त हो गए, बिल्कुल सही। 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ, सही है। 2002 में जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ, सही है। दक्षिण अमेरिका के अमेजोन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है, सारे कथन सही है यहाँ पर। तो ए बी सी डी यहाँ पर क्या आएगा उत्तर। आखिरी प्रश्न है, जाति विलोपन की बढ़ती दर का कारण है, बायोडायवर्सिटी लॉस का मैं यहाँ पर कारण है, आवासीय क्षति सही है, अतिदोहन सही है, सविलोपन सही है, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। अगर वो मुख्य पूछता तो फिर आवास क्षति, लेकिन सभी पूछा है यहाँ पर, यहाँ इसका उत्तर क्या आएगा, सभी आएगा। चलो ये हमारा कंप्लीट हो गया है पेपर। अब हम अगले पेपर के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।